तो उनके पास वो बोल रहे थे कोरोना है, तो जिनको जाना है वो बोले कुछ नहीं हो रहा। तो दो टैक्सी लोग दोनों अपने सेंटर पे बिल्कुल हो रहे। दिल्ली में कहाँ पर है? दिल्ली में है अशोक। आप गुरुद्वारा के पास। Haji dears, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. अब चले पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? देखो कौन कौन आ गए। हाँ पहुंच गए हैं। चलो इसका मतलब शुरू किया जाए। यस सर, होमवर्क से स्टार्ट किया जाए। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। टिल्लू पूछ रहा है क्या हालचाल है सर? बिल्कुल हालचाल बढ़िया है मेरे। तो टिल्लू फिर शुरू किया जाए अपना। हाँ यस चलिए सर, तो इसके बाद शुरू करते हैं भैया ना। बिल्कुल चलो साहब। हाँ जी बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलो बच्चों। खड़ी खंबा सर। होमवर्क सर आपको सेंड क्यों मैं चल बस सेंड क्यों होमवर्क सेंड किए बोल रही है होमवर्क को। सेंड किया? क्या सेंड किया मैसेज? सर होमवर्क जो कल आप दिए थे। होमवर्क सर। चलो होमवर्क। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। तो होमवर्क को मैं देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ आपने क्या किया होगा। एक बार देख लेते हैं। देखो ये लो। सर हाँ जी। खड़ी खंबा सर। गनी कम्बा। इसका मतलब तो राजस्थानी भाषा बोल रहा है। देख लो सर मैंने भी मीनिंग टाइप क्या होता किया है? था। है। मैंने भी टाइप किया था। अच्छा गनी कम्बा। यस सर। अरे वाह क्या बात है। गनी कम्बा बोलते हैं राजस्थानी के अंदर नमस्कार को। नमस्कार को कौन सा खंबा सर? है? ये वाला। मेरे पास तो मैसेज भी है बेटा। कौन सा था? सर आया है, आप पढ़ भी लिए। पढ़ लिया मैंने। अच्छा ये यस यस। तो मैंने आपको दिया था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सर उसके ऊपर एक और है। इसके ऊपर एक और है। हाँ। सर उसका अलग से सेंड किए। और कुछ है? अच्छा ये सेकंड वाले में है सर। ये वाला है। सर आप सेकंड वाले से स्टार्ट किए हैं। ये लो। और इसके बाद आपने मेरे को दिया है फिर एक दिया है आपने सीएल और एक आया है आपका। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग यार। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी सर। अब देखो ये आपको दिया था होमवर्क और इस होमवर्क में मैंने पूछा था कि बताइए इसमें कितने कितने किरेल कार्बन हैं या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो इस वाले में डबल बॉन्ड वाले को तो देखा ही मत करो क्योंकि sp3 होना चाहिए। तो ये sp3 नहीं, छोड़ दो। अब ये सारे sp3 है 4, लेकिन इन 4 में से यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर 2 H है, लेकिन यहाँ पर 1 H है। तो चेक कीजिए इस समय इस पर अगर हम बीच में से कट लगाएं तो दोनों पार्ट डिफरेंट होने के कारण ये आपका किरेल हो गया केवल 1। इसमें किरेल नंबर हो गया केवल 1। क्लियर? फिर यही एग्जांपल अगर अपन यहाँ देखें तो इस समय इस पर 3 H आ रहे छोड़ दो, इस पे 2 H आ रहे छोड़ दो, लेकिन इस पर 1 H है, 1 Br है,
एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, इसका मतलब ये किरण ग्रुप एक। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस पे एक Cl है और एक आपका यहाँ पर H है, तो एक H, एक Cl, एक आपका मैथिल और एक पूरा ग्रुप। तो इसका मतलब ये भी आपका किरण। इसका मतलब इसके पास किरण के नंबर होते हैं 2। बात करते हैं अपन यहाँ पर फ्रक्टोज की। ये फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज में इसके ऊपर 2 H छोड़ दो, इसको देखेंगे नहीं, छोड़ दो। लेकिन चेक करो, ये एक किरण, ये मैं ज्यादा लगा दिया, ये लो, तो ये एक किरण, ये 2 किरण और ये 3 किरण। देखो इसके पास 3 कायरल सेंटर है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कार्बन का ये शुगर यानी फ्रक्टोज है। और इस फ्रक्टोज में 3 किरण कार्बन। यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो देखो इस वाले पर C के पास H रिपीट हो रहा है, ये वाला किरण है, इन दोनों को देखना नहीं है। और यहाँ देखेंगे, देखो इसके पास भी एक H है, तो यहाँ पर आप चेक करके देखो, अगर इसको कट लगाएं तो ये पार्ट इस पार्ट से अलग है, एक H है और एक पूरा ग्रुप, तो ये भी किरण है। फिर अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इस वाले के पास एक ग्रुप ये रहा और एक H, और यहाँ से अगर मैं कट लगाऊं तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का अलग है, तो ये भी किरण है। तो चेक करके देखो, इसके पास भी किरण नंबर 3 हो गए, इसके पास भी 3। इसकी बात करें तो यहाँ पर H रिपीट हो रहा है, H रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चेक करके देखो, ये आपका H, ये आपका Cl, ये आपका मैथिल और ये आपका एथिल। तो इसके पास किरण का नंबर हो गया 1। अगर यही बात अगर अपन यहाँ करें तो इस पे H रिपीट हो रहा है, H रिपीट हो रहा है, H रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस H के साथ देखो तीनों पार्ट, चारों पार्ट लगे, तो ये किरण है। इसको देखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये sp2 है, इसलिए इसके Cl को देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर केवल आपका एक ही किरण। अब आप चेक कर लीजिए, क्या आपने अपने आंसर यही निकाले जो मैंने लिखे हैं या कहीं कोई दिक्कत आ रही है? सर फ्रक्टोज में कुछ फ्रक्टोज में, यस सर। देखो फ्रक्टोज का फार्मूला होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर तीसरा वाला OH लेफ्ट हैंड साइड, ये OH राइट हैंड साइड, ये OH राइट हैंड साइड एंड CH2OH। ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, ये वाला स्ट्रक्चर ये रहा। अब आप देखो, ये वाला किरण नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2 H छोड़ दो, ये हो नहीं सकता क्योंकि sp2 छोड़ दो। अब यहाँ देखो आपके पास इस तरह यहाँ पर H, यहाँ पर OH और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप पूरा, ये हो गया किरण। इसी तरह से यहाँ पर खड़े होते हो तो चेक करके देखो, यहाँ पर खड़े होने पर ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका एक ग्रुप और ये आपका एक ग्रुप। तो चेक करके देखो, चारों ग्रुप अलग अलग हो गए। और ठीक इसी तरीके से ये भी इसी तरह का किरण है। तो इसके पास कुल किरण की संख्या 1 2 3। क्लियर हो गया? यस। अब मुझे बताएं, हमारी पहली शर्त समझ में आ? हेलो सर। बोलिए। सर ये जो 6 वाला है ना, वो मेरा रॉन्ग हो गया, उसको 1 टाइम बताइए ना सर प्लीज। ये वाला? यस सर। अब देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को ओपन कर दो, ये रहा आपका CH3, ये आपका CH2, ये रहा आपका CH2, देन ये आपका CH के ऊपर ये Br, फिर ये आपका C, ये Cl, डबल बॉन्ड CH और CH3। अब आप चेक कर लो, सबसे पहली बात तो इन दो कार्बन को देखना ही नहीं है क्योंकि sp2, हमारा कार्बन केवल sp3 ही कहलाएगा किरण। अब पॉइंट आता है, ये क्यों नहीं? तो ये sp3 तो है लेकिन H रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। ये वाला भी sp3 है लेकिन H रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। ये भी sp3 है लेकिन H रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर आप चेक करके देखो, चारों पार्ट अलग हैं। ये देखो, इसका मतलब ये किरण केवल एक रखे हो गया। सही आंसर? ओके सर। यस।
चलिए साहब, तुम्हारी पहली शर्त कंप्लीट हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पहली शर्त थी कि सबसे पहले कंपाउंड के पास या समावयवी के पास या आइसोमर के पास कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर का मतलब, मैं माइक पे लगा देता हूँ, क्या पता आवाज नहीं आ जाए। तो कायरल सेंटर यानी कि ऐसा कार्बन जो sp3 हो और जिसकी चारों संयोजकता, चारों वैलेंसी अलग अलग हो, तो अपन कह सकते हैं वो किरेल है। तो किसी भी कंपाउंड में किरेल कार्बन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, और आपने ये नोट कर लिया। लेकिन अभी शर्त पूरी नहीं हुई है। अब अपन एंट्री करने जा रहे हैं शर्त नंबर सेकंड। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, कंडीशन नंबर सेकंड। और कंडीशन नंबर सेकंड का नाम है कंपाउंड और आइसोमर should not contains element of symmetry। ये हमारी शर्त नंबर दूसरी है। इस शर्त को अगर हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा कि यौगिक या समावयवी में सममितता का तत्व नहीं होना चाहिए। ये हमारी शर्त नंबर सेकंड है कि आप उस यौगिक को, उस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव तब मानोगे या उसे पीपीएल के सामने तब रखोगे जब उसके अंदर ये सेकंड शर्त भी एब्सेंट हो जाए। पहली शर्त होनी चाहिए कायरल सेंटर हो, और दूसरी शर्त हो ये उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट आता है सर ये सममितता का तत्व क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। सममितता, इस अंतरिक्ष में यौगिकों में 4 तरह के, लेकिन वो 4 तरह के तत्व हमारे काम नहीं आते। हमारे काम आते हैं मुख्य रूप से एक, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं आपको 2 को क्लियर करूंगा, बाकी सारों को नहीं, क्योंकि उन सबकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन लिस्ट बताए तो वो क्या क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ सममितता के तत्व कौन से हैं। ये हैं सममितता के तत्व। इनको कहते हैं सममितता के तत्व, सिमेट्री एलिमेंट्स। ये हेडिंग ले लो मैं, सममितता के तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में नंबर 1 सबसे पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं पीओएस। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके जितने पेपर हैं, चाहे जेईई मेंस के हों, चाहे जेईई आपके नीट के हों, उसमें इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर मैं 100% बोलूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके जितने केस आएंगे वो 100% इससे चेक है। इसके अलावा अपने को नॉलेज और ले लेते हैं, वो नंबर 2 है, उसका नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे COS कहते हैं। अगर हिंदी में बोलूं तो प्लेन का अर्थ होता है तल, तो यहां पर लिख सकते हैं सममितता का तल। और अगर इसको लिखें, इसका नाम है सममितता का केंद्र। ये 2 हमारे को समझने लायक होते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में और भी मिलते हैं जिनको हम ज्यादा नहीं पढ़ते। इसका नाम होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका नाम होता है AOS, जिसे लिखा जाता है यहां पर सममितता का अक्ष। और एक होता है नंबर 4, जो IIT वगैरह में पढ़ाया जाता है। ये दोनों को IIT में किया जाता है। तो ये होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
इसको AAOS बोलते हैं। तो इस अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एकांतर सममितता का अक्ष। ये होते हैं 4 तरह के अक्ष या 4 तरह के सममितता के तत्व। इन तत्वों में हमारी शर्तों में सबसे बेस्ट होता है ये वाला। तो पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं फिर आपको इन दो को क्लियरफाई करता हूं। इन दोनों का हिंट दूंगा लेकिन ये काम के नहीं है, हमारे काम के ये दो रहेंगे, मैं उनका हिंट आपको देता हूं। तो पहले एक बार स्नैपशॉट कर लीजिए। सर ये 4th नंबर वाला क्या लिखे हैं? ये लिखा है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एकांतर सममितता का अक्ष। थैंक यू सर। हाँ। अब देखिए सबसे पहले अपन समझने जा रहे हैं नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है POS यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब बड़ा ही सिंपल है। वो कहता है किसी भी यौगिक में एक ऐसा परिकल्पनिक अक्ष, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन काटी जाए या लगाई जाए जिससे पूरा मॉलिक्यूल 2 बराबर भागों में बट जाए। That means an imaginary plane which divide the whole molecule into 2 equal halves, that is called plane of symmetry। यानी हम एक ऐसी लाइन खींचने जा रहे हैं, हम चक्कू से एक ऐसा कट मारने जा रहे हैं कि पूरा यौगिक 2 बराबर टुकड़ों में बट जाए। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो आप। जैसे मैंने एक लेटर ले लिया A, अब आप गौर से देखो इस A को हम ऐसा काटें कि इसके 2 बराबर टुकड़े हो जाएं। तो सोचिए इसका सबसे बेस्ट तरीका देखिए, ये देखो हमने यहां से काटा, देखो इसके दोनों भाग बराबर हो गए। तो इस समय जो ये कट मैंने लगाया, अगर इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं तो ये कट लगाया मैंने, तो ये जो कट मैंने लगाया इसका नाम होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब इसने इस A लेटर को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो जब भी इसकी जगह हम किसी कंपाउंड को रखेंगे और वो ऐसे 2 टुकड़ों में बट जाए तो हम कहेंगे उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और आपको पता है हमारे किरैल होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल इसको मैं कह सकता हूं कि ये एक किरैल है, ये एक कायरल यानी कि अकिरैल है, क्योंकि हमें इसको एब्सेंट करवाना था, ये प्रेजेंट हो गई। अब इसी तरह से देखो लेटर आपका B, ये देखो B। अब इस B लेटर में समझो इसको, इस B लेटर में अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, देखो ये, तो इस लाइन ने इस B के 2 टुकड़े बराबर कर दिए। तो अगर हम कोई ऐसी इमेजिनरी, एक ऐसी परिकल्पनिक रेखा या अक्ष खींचें जिससे पूरा कंपाउंड 2 बराबर भागों में बट जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो इस समय प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये प्रेजेंट हो गया। जबकि हमारी शर्त है कि ये एब्सेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये कंपाउंड भी एक किरैल कहलाता है। अब इसी की जगह अगर मान लो आपने लेटर लिखा होता P, ये देखो, अब आप देखो इस P को आप कहीं से भी नहीं काट सकते जिससे 2 इक्वल बन जाए। तो ऐसे में इसमें कहीं से भी ना लंबवत और ना क्षैतिज, कहीं से भी कट लग के 2 टुकड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब इसके अंदर POS अनुपस्थित। और ऐसे कंपाउंड जिनमें POS अनुपस्थित हो उन्हें हम यहाँ पर कह सकते हैं कायरल। हमें ऐसे ही कंपाउंड ढूंढने जिनमें हमारी दोनों शर्तें पूरी हो जाए। पहली शर्त कायरल सेंटर हो और दूसरी शर्त उनमें POS अनुपस्थित। एक एग्जांपल और दो, जैसे लेटर M, ये देखो ये लेटर M है। अब आप देखो इसके अंदर ये मैं एक परिकल्पनिक अक्ष निकालूं, यहां से देखो 2 बराबर भाग बट गए। इसका मतलब ये इस समय प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रदर्शित कर रहा है। अब पॉइंट आता है कि सर हम इसे अपने यौगिकों में कैसे देखें,
तो सबसे पहले तो लेटर्स के अंदर आपने इसको समझ लिया। अब किसी पॉइंट को अपन अपने कंपाउंड्स में देखेंगे। आप कहोगे कैसे? देखो फॉर एग्जांपल, हेलो सर। सर ये जो एम आप बनाया है उसको अगर आप काटते हैं तो ये तो अकिरल होगा ना? ये अकिरल है, ये सब ये अकिरल, ये अकिरल, ये अकिरल। जिसमें पीओएस आ जाए वो एक किरल, ओके और जिनमें एब्सेंट है वो किरल। ओके आ गया ना? तो अब आपके पास ये अकिरल हो गया। अब मैं लेता हूं इसके अंदर, देखो आपका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा CH3 CHOH CHOH एंड CH3। मान लो एक मैंने इस तरह का एक फॉर्मूला आपके सामने रख दिया। देखो ये एक फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को अंतरिक्ष में स्पेस के अंदर खोलूं तो मैं इसको दो तरीके से खोल सकता हूं। देखो कैसे? नंबर पहला तरीका CH3 देन C, ये C, ये C, और देखो यहां लिख दिया मैंने OH, यहां लिख दिया मैंने OH, यहां लिख दिया मैंने H और यहां लिख दिया H। अब आप गौर से देखो जिस तरीके से मैंने लिखा है, सबसे पहले इसमें पहली शर्त चेक करो। पहली शर्त है इसमें किरल कार्बन है कि नहीं। तो आप सबसे पहले किरल कार्बन है, अगर है तो कितने, तो सबसे पहले वो चीज चेक करते हैं। तो क्या ये sp3 कार्बन किरल है क्या? नो सर। नो सर। यस सर। तो इसके ऊपर किरल को देखो H है, OH है, CH3 और ये पूरा ग्रुप है। ऐसे अगर अपन यहाँ खड़े होते हैं तो देखो ये भी कौन हो गया? किरल कार्बन। लेकिन इस पे खड़ा होते किरल नहीं। अब आप नहीं है। अब आप गौर से देखो, पहली शर्त तो पूरी होगी कि किरल कार्बन दो है, लेकिन अब आपको एक कट लगाना है। तो सोचो अगर मैं दोनों किरल के बीच में से एक कट लगा दूं तो आप देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। इसने क्या किया? दोनों किरल के मध्य से काटने पर दो बराबर टुकड़े हो गए। तो इसका मतलब इसने दूसरी शर्त की पालना नहीं की। दूसरी शर्त थी कि पीओएस नहीं होना चाहिए था, जबकि इसके पास पीओएस हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूं? किरल कंपाउंड बोलूं या ए किरल कंपाउंड बोलूं? ए किरल कंपाउंड। अब ये वाला कंपाउंड हो गया ए किरल। इसका मतलब ये पीपीएल को दाएं या बाएं शिफ्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो इस समय जो ये ए किरल आप वर्ड लिख रहे हो, इस ए किरल का मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसका मतलब यदि हमने इसको पीपीएल के सामने रख दिया तो ये पीपीएल के प्लेन को ना तो राइट टर्न करेगा ना ही लेफ्ट टर्न करेगा। तो रीजन आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा क्यों, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि इस कंपाउंड ने, जो ये कंपाउंड है इसका, इस फॉर्म ने, इस ओरिएंटेशन ने अपने में से गुजरने वाली पीपीएल को कहीं नहीं मोड़ा, क्योंकि इसने वो दो शर्तें पूरी नहीं की। अब देखो इसी कंपाउंड को लिखने का तरीका ये रहा। अब की बार यही कंपाउंड ऐसे लिखा हूं, देखो CH3C, यहां लिखा मैंने OH, ये आ गया H, यहां पर आ गया H और यहां पर आ गया OH। देखो स्पेस के अंदर मैंने इसका व्यवस्था, स्पेस के अंदर मैंने इसका अरेंजमेंट बदल दिया। पहले यहां पर OH ऊपर था, क्या OH नीचे ले गए थे। अब अपनी दोनों शर्तें वहां पूरी करते हैं। देखो सबसे पहली शर्त, इसमें किरल कार्बन कितने? टू। लेकिन चेक करो क्या हम कोई ऐसा प्लेन लगा सकते हैं क्या दोनों किरल के बीच में से कि ये दो बराबर इक्वल हाफ में बढ़ जाए? नो सर। नो सर। तो मतलब इसने दोनों शर्तें पूरी फॉलो की है। इसके पास किरल कार्बन भी है और इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे कायरल, और ये कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव यानी मींस आज के बाद यदि इसके अंदर से पीपीएल गुजारें तो ये पीपीएल को राइट या लेफ्ट घुमाने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं किरण।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि किरेल कंपाउंड वो होता है जो किरेल कार्बन तो रखे लेकिन साथ में इस सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री को भी एब्सेंट कर दे, तो अपन कह सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसको कहा जाएगा किरेल यौगिक। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस सर सर। आ गई। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2COHH and CH3, सबसे पहली शर्त, क्या इसमें किरेल कार्बन है? यस सर। यस सर। यस सर। केवल एक किरेल होगा। तो मात्र 5,000 वर्ष की आयु है। अब मेरी बात को सुनो, जिसमें एक किरेल कार्बन होगा वहां पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए कम से कम दो चाहिए जिनके बीच में से कट लगे, तो एक में आपका कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनता ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, किरेल कार्बन भी है और इसमें कोई पीओएस नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। तो आपको मैं होप करता हूं मेरी बात अगर समझ में आ गई हो, तो ये आपका एग्जांपल है, एक हिंट है कि हम किसी भी कंपाउंड को कायरल तब कहते हैं जब उसके पास कायरल सेंटर, कायरल कार्बन के साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, तब वो कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिव। और जब उसको हम ओटी में डालकर उसके अंदर से पीपीएल गुजारते हैं, तो वो कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल है, वो पीपीएल को या तो दायां मोड़ता है या बायां मोड़ता है, या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है या लीवरोटेटरी होता है, या तो वो डी होता है या फिर एल होता है। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव या एकिरेल कहा गया है, यदि इसमें से पीपीएल गुजारी जाए तो पीपीएल पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि पीपीएल का जो कंपन तल है वो कहीं भी नहीं मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन कह रहे हैं उसके अंदर एक किरेल कंडीशन है, वो कायरल है ही नहीं। तो अब आपके सामने एग्जांपल में और मैं बढ़ोतरी करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक फेमस एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का टार्ट्रिक एसिड। देखो ये आपका CH3 ये टार्ट्रिक एसिड है। अब टार्ट्रिक एसिड को सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया, देखो टार्ट्रिक एसिड को लिखने का एक तरीका और टार्ट्रिक एसिड को लिखने का ये दूसरा तरीका। अब देखो दोनों के दोनों टार्ट्रिक एसिड हैं, लेकिन सोच के बताओ इसमें से कौन सा टार्ट्रिक एसिड पीपीएल के तल को बदलने की क्षमता रखता है, अर्थात सेकंड वाला। पहला नहीं रखे। ऐसा कौन है जो शर्तों की पालना नहीं कर रहा, अर्थात अकिरेल है जो पीपीएल को प्रभावित नहीं करेगा, और एक ऐसा है जो प्रभावित करेगा। तो ये दो फर्स्ट वाला एक कायरल, सेकंड वाला कायरल। तो अब आप देखो आपके आंसर को, तो सबसे पहले आप अपनी शर्तों की पालना करो। सबसे पहली शर्त, किरेल कार्बन ढूंढो कितने हैं? 2। इसका मतलब ये वाला कार्बन किरेल, तो ये वाला कार्बन किरेल, इसी तरह से देखो ये वाला कार्बन भी किरेल है। इसका मतलब हमारी पहली शर्त कंप्लीट हो गई, किरेल कार्बन है। अब पॉइंट नंबर दूसरा आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का अनुपस्थित होना। लेकिन चेक करो यहाँ पर उपस्थित है। अगर मैं यहाँ से कट लगा दूं, देखो ये देखिए आप, देखो हमने इसमें कट लगा दिया, तो कट लगने पर अपर हाफ
लोअर हाफ के बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से क्या कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? इनएक्टिव। ये वाला कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब इसमें से पीपीएल को गुजारोगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। ये पीपीएल का वाइब्रेशन जैसा चल रहा था वैसा ही बाहर आ जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव ए कायरल मॉलिक्यूल। लेकिन चेक करके देखो नंबर सेकंड टार्ट्रिक एसिड के अंदर देखो किरेल कार्बन तो आपके 2, लेकिन कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसने आपकी दोनों शर्तें पूरी कर दी, और जो हमारी दोनों शर्तें पूरी कर दे, यानी जिसमें कायरल कार्बन भी हो साथ में जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, इसका मतलब ये कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब इसे कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये पीपीएल के गुजरने पर या तो राइट टर्न कर देगा उसको या उसको लेफ्ट टर्न कर देगा। और अगर आपने पीपीएल को प्रभावित कर दिया, उसके प्लेन वाइब्रेशन के प्लेन को मोड़ दिया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, तो आप समझ जाना वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो क्या मैं होप करूं प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझ में आ गया? यस सर। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूं समझ लो आपके नीट और बाकी कंप्यूटेड एग्जाम के लिए लगभग 100% प्लेन ऑफ सिमेट्री आना सबसे ऊपर होता है। अब मैं आपको फॉर सेक ऑफ स्टडी या थोड़े से आइडिया के लिए सेकंड वाला पॉइंट भी समझाता हूं। तो आप पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं आपको सेकंड वाला पॉइंट क्लियर करता हूं। सर पीओएस का एक बार डेफिनेशन बताइएगा। बेटा पीओएस का मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाम में क्लियर है। देखो एक ऐसा प्लेन जो क्या करे, मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली काट दे। बस तो आज के बाद आपके आप यूं समझ लो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब चक्कू। उस चक्कू को ऐसा काटना है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाएं समान, तो समझ जाओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए समझ जाना वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो नोट कर लीजिए इसको बेटा। मैं इसके बाद इसको कैंसिल करता हूं। हो गया सर। हो गया चलिए साहब। अब आ जाइए नंबर नेक्स्ट का नाम है नंबर 2। इसका नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको कहते हैं सममितता का केंद्र। परिभाषा लगभग वही है। अब की बार परिभाषा में एक छोटा सा पॉइंट है, मैं एक एग्जांपल से पहले इसको क्लियरिफाई करता हूं। जैसे देखो इस एग्जांपल में मैं ले रहा हूं एक एस का लेटर, ये देखो एस लेटर। अब इस एस लेटर से ये सेंटर ऑफ सिमेट्री समझाता हूं। मान लो इसमें ये वाला बिंदु है ए, ये वाला बिंदु है बी, ये वाला बिंदु है सी, और इसी प्रकार से ये वाला बिंदु है ए, ये वाला बिंदु है बी, और ये वाला बिंदु है सी। अब आप गौर से देखो, अगर मैं सेम बिंदुओं को आपस में एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दूं, ये देखो मैंने एक परिकल्पित रेखा से इस ए को ए से जोड़ दिया, तो ये एक ऐसे पॉइंट पर आकर जुड़ रहा है जहां से दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल समान है। जैसे ये जो दूरी तय हुई है वही दूरी देखो इसने भी तय की। तो इस समय इस केंद्र को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा सेंटर जहां से एक परिकल्पित रेखा, जहां से एक इमेजिनरी लाइन अगर ट्रेवल करे तो वो दोनों सिमिलर पॉइंट पर इक्वल ट्रेवल करे, और जिससे पूरा मॉलिक्यूल 2 हाफ इक्वल हाजिर पड़ जाए। अब आप नोट करके देखो, अगर मैं बी को बी से मिलाता हूं, ये देखो, तो बी को बी से मिलाने पर आप चेक करके देखो जितनी दूरी इसने तय की उतनी दूरी इसने तय की, और इसके कारण पूरा ये एस मॉलिक्यूल
दो बराबर टुकड़ों में बट गया। तो इसका मतलब इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी ऐसी इमेजिनरी लाइन, एक ऐसा बिंदु जहां से इमेजिनरी लाइन दोनों सिमिलर पॉइंट्स या दोनों सिमिलर सब्सिक्वेंट या दोनों सिमिलर आपके ब्रांचेस या ग्रुप पर इक्वली ट्रेवल करे और जिससे पूरा मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में बट जाए, तो इसको कहते हैं अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को अगर आपको एक कंपाउंड के अंदर समझाऊं तो देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर अब देखो इस समय ये एक एग्जांपल है, इसका नाम है 1,3-डाइमेथिलेटिन ट्रांस। तो इस कंपाउंड का नाम है ट्रांस। मैंने ट्रांस क्यों बोला? देखो दोनों मेथिल एक दूसरे के विपरीत है और यदि RX तो मैंने बोला ट्रांस 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो देखो ये एक एग्जांपल, लेकिन इस एग्जांपल में गौर से देखो कि अगर मैं इस मैथिल को मैथिल से कनेक्ट करूं, देखो ये जोड़ दिया मैंने मैथिल, तो मैथिल को मैथिल से जोड़ने पर ये जो बिंदु आया सेंटर में, इसने पूरे मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो हम कह सकते हैं कि इस समय ये वाला बिंदु सेंटर ऑफ सिमेट्री है। या मैं H को H से जोड़ दूं तो आप चेक करके देखो पूरा मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में बट गया। तो इसका मतलब ऐसा केंद्र, ऐसा बिंदु, ऐसा सेंटर जहां से दो सिमिलर पॉइंट्स को मिलाने के लिए यदि अपन ट्रेवल करें तो सेंटर से जो ट्रेवल की जाएगी वो इक्वल या बराबर होगी, जिससे पूरा मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो हम ऐसे केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे मैं एग्जांपल के नंबर बढ़ाऊं तो मान लो मैंने आपको एक ट्रांस कंपाउंड और दिया, देखो साइक्लिक, अब आप नोट करके देखो मैंने ये कंपाउंड भी आपको दिया है ट्रांस। देखो RR एक्सिस पर लगे हुए दोनों मैथिल एक दूसरे के विपरीत। अब आप गौर से देखो ये जो कायरल केंद्र है और ये भी कायरल सेंटर है, जैसे ये भी कायरल सेंटर था, ये भी कायरल सेंटर था। अब आप देखो ये जो कायरल सेंटर हमने लिए, इस पर लगा हुआ मिथाइल इस कायरल सेंटर पे लगे मिथाइल से कनेक्ट कर दिया जाए सीधा, तो ये बन जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखो हमने एक ऐसा कट लगाया है जिससे दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर हो गए। या अगर मैं इस H और इस H के साथ कनेक्शन करता हूं, देखो ये, तो ये वही पॉइंट डेवलप हो गया जहां से पूरे पूरा मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में बट गए। तो अपनी परिभाषा को मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी कंपाउंड में दो सिमिलर पॉइंट्स को जोड़ने पर परिकल्पनिक अक्ष जिस बिंदु पर मिल जाए, समान दूरी तय करके मिल जाए, समझ जाओ वो बिंदु, वो सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ऐसे कंपाउंड होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो नोट कर लीजिए बेटा इस एग्जांपल्स को, उसके बाद अपन अपने अगले पॉइंट में एंट्री करते हैं। सर डेफिनेशन एक बार और। डेफिनेशन बहुत सिंपल है बेटा। डेफिनेशन में है आपका कि imaginary line या center of any compound from which if we travel a imaginary plane towards similar atom or a group then it travel equally, then we can say it is center of symmetry। अर्थात किसी कंपाउंड का वह बिंदु, केंद्र बिंदु जहां से सिमिलर ग्रुप की ओर यदि ट्रेवल किया जाए तो सेंटर से जितना ट्रेवल हमने यहां किया है उतना ही ट्रेवल यहां करते हैं। तो ऐसा करने से मॉलिक्यूल दो बराबर हाफ में बढ़ जाता है।
तो ऐसे बिंदु को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब आप सोच के देखो, अभी जो मैंने वर्ड ट्रांस लिया, अगर मैं इसको सिस कर दूं तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सर सर ये भी तो दो बराबर भागों में बढ़ रही, मतलब ये भी अकिरल है ना? ये आपकी रेल हो गया ना भाई, जिसमें अकिरल। हाँ आपकी रेल, क्योंकि इसमें उपस्थित हो गया ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, जबकि हमारी सेकंड कंडीशन है सेंटर ऑफ सिमेट्री आना नहीं चाहिए। किसी भी तरह की सिमेट्री आना मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को खत्म कर देता है। आगे पॉइंट। ओके, थैंक यू। आपके पास ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आ चुके हैं बेटा। अब आप मैं एंट्री करने जा रहा हूं, जब ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए तो अब इन 2 पॉइंट के बेस पर आप अपने कंपाउंड को किरेल और अकिरेल सिद्ध कीजिए। तो देखिए सर 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 हाँ सर तब फिर ये दोनों एक एरल होगा? ये दोनों जो आप एग्जांपल दिए ये एक एरल होगा? ये दोनों एक का है। हाँ। भाई आप इसमें देखो कुछ पूछने की जरूरत है, आप दिमाग लगाओ। आपकी पहली शर्त क्या थी? किरेल कार्बन। देखो किरेल कार्बन आ गई पहली शर्त। हाँ। सेकंड शर्त क्या है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए कि एब्सेंट? एब्सेंट। और यहाँ पर क्या होगी? प्रेजेंट। इसका मतलब ये किरेल हुआ कि अकिरेल? एक एरल। ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। क्या ये पीपीएल के प्लेन को राइट या लेफ्ट टर्न कर सकता है क्या? नहीं। खत्म हो गया, बस ये बचेगी प्रॉब्लम। यस। इतना छोटा चीज। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं ये मैट्रिक्स को घुमा के ऊपर ले जाऊं, आप सोच के देखो तो सोचो स्ट्रक्चर ऐसे कर देता है। ये देखो, ये मैंने मान लो ऐसा कर दिया स्ट्रक्चर। आप देखो इस समय ये वाला कंपाउंड जो है वो सी से कि ट्रांस है? सी से। आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से जोड़ दोगे यस, SUS नहीं है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ क्या? नो तो इसका मतलब ये कंपाउंड में आप चेक कर लीजिए कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर ना क्या ये कंपाउंड एक ही तो है, ये भी 1 3 पे है, ये भी 1 3 पे देखो, लेकिन ये ट्रांस इसलिए कट गए देखो दोनों इफेक्ट। यानी कोई भी चीज दो इक्वल होगी वो क्या करेगी? पीपीएल को मुड़ने नहीं देगी। अगर मैं इसका सिंपल सा हिंट आपको दूं तो आप सोच के देखो, फिजिक्स में एक रूल लगता है कि आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि एक सेंटर बिंदु है, उससे 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में और 5 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लग रहा है, तो बताइए इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0। तो ये आंसर आपने क्यों दिया? एक दूसरे को कंपनसेट क्योंकि दोनों इक्वल और एक दूसरे को मतलब वो कर देंगे बराबर। कर देंगे। तो वही चीज इसके अंदर हो रही है कि अगर आपकी सिमेट्री प्रेजेंट है तो पीपीएल जब उसमें से गुजरेगी तो एक कायरल कहेगा मैं 36 डिग्री से तुम्हें राइट टर्न करूंगा, तो दूसरा कायरल कहेगा मैं 36 डिग्री से तुम्हें लेफ्ट टर्न करूंगा। तो एक प्लस 36 डिग्री लगाना चाहता है, एक माइनस, और दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो पीपीएल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सीधा पता चला जाएगा। समझ में आ गया? तो यही पॉइंट इस पे काम करेगा। चलिए सर शुरू करते हैं अपना अब अगला पॉइंट। मैं आपको 1-2 कंपाउंड दे रहा हूं और अब इन कंपाउंड्स में आप चेक करना अपनी दोनों शर्तें और सोच के बताना कि उनमें ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, ये देखना। तो ये आप लेने जा रहे हैं चेक कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल। ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल के लिए शर्तें चेक कीजिए जो आपने पढ़ी हैं। तो कौन सा है? जैसे नंबर 1 में मैंने लिख दिया नंबर 2
चलिए सर, ये आपके सामने मैंने 5 एग्जांपल दिए। 1 बाई 1 इसके ऊपर अपनी दोनों शर्तें अप्लाई करने की कोशिश करो। जिसपे आपको लगे कि आपकी दोनों शर्तें का यस हो गया, मिल गया हमें, वो तो कायरल है, और दोनों शर्तें नहीं पूरी हो पाई तो अपन कहेंगे एक है। तो चेक करके देखो एक बार। नोट कर लिए सर। कर लिया। यस सर, डन। चलिए चेक करें। यस सर। यस, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं आपका पहला एग्जांपल। सबसे पहली शर्त, किरेल कार्बन कितने हैं? 1 सर 0 है। जीरो एक भी नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन जीरो है। रिपीट हो रहा है। पहली शर्त ही पूरी नहीं होगी तो कोई भी चीज चेक करने की जरूरत नहीं। इसके बाद सेकंड शर्त चेक ही नहीं करनी चाहिए, पहली शर्त ही एब्सेंट हो गई। पहली शर्त पहले किरेल कार्बन तो लो, तो इसमें किरेल कार्बन ही नहीं है। यहाँ खड़े होते हो तो H रिपीट हो रहा है, यहाँ खड़े होते हो तो 2 H रिपीट हो रहे हैं, यहाँ खड़े होते हो 2 H रिपीट हो रहे हैं, यहाँ खड़े तो 3 H, कोई कायरल ही नहीं। जब तक कायरल ही नहीं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, तो बिल्कुल आपका 0। इसमें से अगर पीपीएल गुजारोगे तब भी कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो मतलब ये कुछ भी नहीं है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब इस वाले को देखते हैं, इसको देखिए तो यहाँ कायरल नहीं है, यहाँ कायरल नहीं है, लेकिन देखो ये कायरल है 2 और ये भी कायरल है। देखो इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल में कायरल कितने हुए? 2 और देखो ये भी 2, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर। इनएक्टिव। इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ आ जाओ इस वाले एग्जांपल में, इसमें टोटल 8 कार्बन है। कितने कार्बन कायरल हो सकते हैं या हैं? 2 तो देखो कैसे, ये वो 2 कार्बन हैं जो कायरल है। देखो सर उसमें किरेल कार्बन देखने नहीं आ रहा है। तो वो कुछ ना कुछ रिपीट कर देगा। यहाँ पर देखो 2 H रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 2 H रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 2 H, यहाँ 2 H। यहाँ चेक करोगे तो एक H, एक CH3 और काटोगे तो देखो 2 अलग अलग भाग आ रहे हैं, इसका मतलब ये कायरल है, ये भी कायरल है। अब पॉइंट आता है, कायरल तो 2 हैं, लेकिन देखो इनके बीच में से लाइन खींच दो, देखो ये आगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव है। ये आ जाओ, फिर चेक करके देखो इसमें भी 2 है। 2 कार्बन। तो इसमें भी 2 कार्बन। ये सेम है ही नहीं, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं। हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री
नहीं आएगी। POS एब्सेंट है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। कार्बन भी है और कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसको अगर अपन देखें तो क्या इसमें कायरल कार्बन है? यस सर, एक है, एक है। एक कायरल कार्बन आ गया, लेकिन एक कायरल पे आप लाइन नहीं खींच सकते क्योंकि कम से कम प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए 2 कायरल तो हो, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बोलिए मेरी बात अब आपके दिमाग में आ गई कि नहीं? सर फोर्थ वाला बताइए ना, किरल हो उसको, फोर्थ वाला। देखो कायरल सेंटर 2, लेकिन आप चेक करके देखो इसके बीच में से लाइन एक्टिव होगा ना सर? ठीक है, मस्त क्लास चल रहा है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सती सिंह जैसे दिखता है। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो। माइक बंद करो यार सब। माइक बंद करने को एक खुद मोबाइल है तेरे जैसे फोटो भी नहीं रखा। क्या है वो दिखा? रेडमी। एक कौन किसका फोटो रखा है? भाई पारिवारिक चर्चा मत करना। मेरी बात सुन लो, सर अपने साइड से बंद कर दीजिए। सर आप म्यूट कर दो। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उसके गुंडे लड़ने जा रहे हैं। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं सर। बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है सर कोई बाहर में। यस, अब मेरी बात सुन लो। अब इस समय मैंने आपसे कहा है कि इस समय किरल सेंटर 2 हैं, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आने पर दोनों टुकड़े एक दूसरे के एक जैसे होने चाहिए। तो ये Cl है और ये CH3, तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री काम नहीं आएगी। क्लियर? ओके हाँ तो चलिए सर, एक बार फिफ्थ वाला बताइए ना। फिर बताऊं? हाँ बताओ सर। अच्छा फिफ्थ वाला बोल रही है, फिफ्थ वाला। एक साथ मत बोलो फिर भी। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? देखो इसको दिमाग लगाओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, आप अच्छे से समझना। जब मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री ली तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से का पूरा दर्पण प्रतिबिंब है। आप चेक करके देखो, जो ये वाला है बिल्कुल सेम ये वाला, उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन सोचो अगर मैं ये लाइन यहाँ खींच दूं। सर फिफ्थ वाला, फोर्थ नहीं, है फिफ्थ वाला। कौन सा? इतना अच्छा समझ रहे थे क्यों टॉप लास्ट वाला बोल रहे हैं, लास्ट वाला। ये लास्ट वाला? हाँ यस सर। भाई मैंने बहुत सिंपल सी बात कही है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए कम से कम 2 किरल चाहिए। या तो एक ही किरल है, काटोगे कहां से? हाँ, तो वो पूछ रही हूँ ये एक्टिव होगा कि नहीं होगा। ये एक्टिव तभी टिक लगाया, ये टिक यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2 के लिए टिक लगाया मैंने। यस सर। चलिए सर, अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट में एंट्री करने जा रहे हैं, इसलिए आवाज मत करना, ढंग से समझना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके बाद आपकी स्पीड आएगी फास्ट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको दिमाग लगा के सोचो। अगर आपका कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपने उसको पहचान तो लिया कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन वो दायां घूम रहा है कि बायां घुमा रहा है पीपीएल को ये पता नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस कंपाउंड को उठाकर लेबोरेटरी में ले जाना पड़ता है। और लेबोरेटरी में एक उपकरण होता है, डिवाइस होती है जिसको कहते हैं पोलरीमीटर। अब जैसे मैं आपके सामने पॉइंट बता रहा हूं, समझना मेरी बात। क्या हो रहा है, जैसे इस समय मैंने लिखा CH3, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया H, यहाँ लगा दिया H, और एक मैंने ऐसा ही कंपाउंड और लिया है CH3, यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगाया H,
यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगाया H और ये लगा दिया CH3। अब सबसे पहले देखो आपके सामने ये दो कंपाउंड पड़े हुए हैं और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं। बताओ, पहला क्वेश्चन, बताओ इनमें से कौन पीपीएल को इफेक्टेड कर सकता है और कौन इफेक्टेड नहीं कर सकता, पहला पॉइंट। तो आप क्या करोगे बोलो? सबसे पहले पहला कार्बन चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे अपनी शर्तें। तो चेक करो, अपनी दो शर्तें यहाँ पर चेक करते हैं। नंबर 1 कायरल कार्बन। तो देखो ये आपने यहाँ पर कायरल कार्बन चेक किया, पहली शर्त। और फिर चेक किया प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से क्या वो पीपीएल को इफेक्टेड करेगा क्या? नो सर। नो सर। तो लेबोरेटरी में ले जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें आइडिया लग गया कि ये प्लेन ऑफ पीपीएल को कहीं भी फोड़ेगा नहीं। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाए तो चेक करो, इसके पास कायरल सेंटर 2 है। क्या इसमें हमारी सेकंड शर्त भी पूरी हो रही है? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है क्या? नो सर। नो सर। अच्छे सोचो, मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन? क्या यस सर, यस सर, एब्सेंट है। तो ये ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। नहीं है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब हम इसको अपनी लेबोरेटरी में ले जा सकते हैं। अब देखो मैं इसको लैब में लेके जा रहा हूँ। अब लैब में लेके जा रहा हूँ तो लैब में कैसा एपरेटस है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है लेबोरेटरी का एपरेटस, ये देखिए। ये देखो हम लेबोरेटरी में आ गए और लेबोरेटरी के अंदर एक उपकरण को हम बड़ा करके देख रहे हैं। ये है उपकरण का पहला हिस्सा जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी एक ऐसा बल्ब, एक ऐसी लाइट जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार के लैम्डा या तरंग दैर्ध्य है। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जैसे सोडियम की लाइट। अब देखो इसमें से प्रकाश की किरण निकली, ये प्रकाश की किरण, और आपने कहा था प्रकाश की ये किरण अपने सब डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, ये देखो। और आपने कहा था ऐसी लाइट हमारे काम की नहीं है, तो आपने इसका नाम दिया था नॉन पोलर लाइट, याद आ गया? अध्रुवीय प्रकाश। यस सर। इसके सामने निकोल प्रिज्म रख दिया था, ये देखो पोलराइजर। निकोल प्रिज्म, जिसको मैंने नाम दिया था पोलरीमीटर, सॉरी पोलराइजर। इसका नाम मैंने दिया था ध्रुवीकारक। ध्रुवीकारक क्यों? कि जब ये लाइट इसमें से गुजरेगी तो गुजरने पर सारे प्लेन एक लाइन से खड़े हो जाएंगे, सारे कण अब एक ही प्लेन में कवन करना शुरू कर देंगे। और हमने इस लाइट का नाम दिया था पीपीएल, याद आ गया? यस सर। पीपीएल को तैयार कर दिया। अब इस पीपीएल के ठीक आगे हमने एक ऑब्जर्वेशन ट्यूब रख दी और इस ऑब्जर्वेशन ट्यूब में इस कंपाउंड को डाल दिया। ये जो कंपाउंड हम लैब में लेके गए थे उसको डाल दिया, इसको डाल दिया, इसका बन गया ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ये लो सर, ये हमने बना दिया इसका एक ग्राम प्रति एमएल का एक सांद्रता का विलयन। और ये जो हमने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बनाया इस कंपाउंड का, इसमें से गुजरी पीपीएल। अब पीपीएल जब इसमें से गुजरी तो ये वाला कंपाउंड दो चीजों में से कोई एक कर सकता है। या तो मैं इसलिए लिख रहा हूं या, ये हो सकता है कि जो पीपीएल आपकी इस दिशा में गमन कर रही थी उसको ये इस दाहिनी तरफ टर्न कर दे। ये देखो क्लॉकवाइज। तो सोच के बताओ, अगर इसने दायां टर्न कर दिया तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे यहाँ पर? डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लीवोरोटेटरी, दक्षिणावर्त या वामावर्त? दायां क्या होता है? लेफ्ट की राइट? या ये वाली जो पीपीएल है वो दाएं ना मुड़कर बाएं मुड़ जाए, ये देखो। लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी। दो में से कोई एक ही तो होगा,
क्योंकि एक कंपाउंड को एक ही चीज दिखा सकता है, पीपीएल का तो राइट टर्न कर सकता है या लेफ्ट। तो इसका मतलब हमारा जो भी होगा वो हमारा क्लियर हो गया कि या तो राइट टर्न कर रहा है लेफ्ट। अब पॉइंट आता है हम इसको देखें कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? तो क्या होता है, इसके आगे फिर एक निकॉन प्रिज्म लगता है। ये देखिए, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप, जैसे आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी, तो वैसे ही क्या होता है कि जब ये जो टर्न, ये जो घूमना दिखाई दे रहा है आपको, ये इस वाले लेंस से बड़ा हो जाता है, आवर्धन हो जाता है। इसीलिए हमने इस निकॉन प्रिज्म को नाम दिया है एनालाइजर, अर्थात विश्लेषक। ये लेंस की तरह काम करता है। ये क्या करता है, इस घूर्णन को बड़ा करके दिखाता है। और इसके ठीक आगे हमने लगा रखा है टेलीस्कोप। ये देखो, इसका नाम है टी फॉर टेलीस्कोप। और हम यहां पर अपनी आंख लगाकर इसको अंदर देखने लगे। अब आप गौर से देखो, ये पूरा का पूरा जो उपकरण मैंने खोल के दिखाया, ये लेबोरेटरी के अंदर ऐसा होता है। ये पूरा पार्ट इसमें फिट हुआ है। यहां से चल रहा है ये रहा बल्ब, ये बल्ब, यहां से हमने इसको ऑन किया तो लाइट ने स्टार्ट कर दिया चलना। उसमें से किरण निकली और किरण के सभी पार्टिकल, सभी कण हर दिशा में गमन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सभी जगह गमन कर रहे थे, लेकिन हमारे काम के लिए थे। हमने उसको निकोल प्रिज्म से गुजारा, निकोल प्रिज्म घूमता है, निकलते ही यहाँ पर वो बन गया पीपीएल। देखो ये आपकी ये थी लाइट यहाँ पर, ये आपका निकोल प्रिज्म, ये लाइट बन गई देखो पीपीएल। इस पीपीएल के सामने हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओटी पे डाल दिया, ये रहा ओटी। फिर यहां से लाइट जब बाहर निकली तो सोचिए, लाइट ने मान लो अपने आप को राइट घुमा दिया, तो राइट घुमा दिया तो यहाँ पर जो आपने एक और निकोल प्रिज्म लिया था, ये रहा, उसने बड़ा करके हमको दिखा दिया कि साहब आपकी जो लाइट थी वो आपकी लाइट इस डायरेक्शन में आई राइट, तो इसका मतलब प्लस। और मान लो वो 36 डिग्री पे आके हमें दिखी तो हमने उसका नाम दे दिया प्लस 36 डिग्री। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय तो है, साथ ही साथ ये पीपीएल को दाहिनी ओर घुमाता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब सोचो, ऐसा ही एक यौगिक और ले, अब एक ऐसा यौगिक और ले लो जिसमें ये वाला सीएल नीचे, ये वाला सीएल ऊपर, तो देखो उसका डीयू भी सेम है, उसका एमए भी सेम, उसका आयु भी सेम है, लेकिन अंतरिक्ष में व्यवस्था बदल गई। अब केवल इसका सीएल नीचे है, उसका सीएल ऊपर है। अब हमने उसको इसके अंदर डाला, तो जैसे उसको डाला वो लेफ्ट टर्न कर जाएगा और -36 डिग्री का एंगल देगा। तो सोचिए, हमें एक ही कंपाउंड के दो रूप मिल गए, एक ने दाहिने घूर्णन कराया, एक ने बाएं, एक ने राइट टर्न करवाया, एक ने लेफ्ट। तो अब आप सोचो, हमारे पास दो चीजें काम की हो गई। हम प्रैक्टिकली हम अपने घूर्णन को चेक कर सकते हैं इस एपरेटस, इस उपकरण के द्वारा, और इस उपकरण का नाम है पोलेरीमीटर। इसका नाम है पोलेरीमीटर। इसको कहते हैं ध्रुवण, इसको कहते हैं ध्रुवण मापी। इसका मतलब ध्रुवण मापी एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा एपरेटस, एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हमने जिस कंपाउंड को पहचाना कि वो प्रकाशिक सक्रिय हो सकता है, उसके घूर्णन को क्लियर करता है कि वो पीपीएल को दायां घुमाएगा कि बायां, वो ये बताने का काम करता है। तो हमारे पास दो स्टेप हो गए, पहला लैब में जाने से पहले और दूसरा लैब में जाने के बाद। तो लैब में जाने से पहले तो हम कंपाउंड को देखकर ही बता सकते हैं कि इसको इसमें डाला जाए या नहीं डाला जाए। जैसे इसको देखकर हमने बता दिया कि साहब इसको डालने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये शर्तें पूरी नहीं कर रहा, इसको हम लैब में लेकर नहीं आए, लेकिन हमने कहा ये प्रकाशिक सक्रिय हो सकता है, तो हमने लैब से पहले बोल दिया ये सक्रिय हो सकता है। फिर लैब में लाके हमने ये सिद्ध कर दिया कि इसने दायां मुड़ा है कि बायां मुड़ा है। तो अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो मैंने बहुत छोटा सा पॉइंट बोला है कि आज के बाद हम सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली कंपाउंड को देख के ये बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा
लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हमको लैब में जाना ही पड़ेगा और लैब में जाकर उसको इस डिब्बे में डालना ही पड़ेगा और डिब्बे में डाल के पीपीएल गुजारना ही पड़ेगा और पीपीएल गुजर के मुड़ेगा। दाया मुड़ा तो हम कहेंगे डेक्स्ट्रो है और अगर बायां मुड़ा तो हम कहेंगे लीवर। तो सोचो आपके लिए मुसीबत बढ़ गई। आप कहते हो कि सर हम अपने घर में बैठ के अपने पेपर पे तो ये बता सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये दायां घूमेगा कि बायां, ये पीपीएल को दायां घुमाएगा कि बायां। उसके लिए हमको लैब में इसके पास आना पड़ेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं? चेक कर लो। यस सर यस सर आ गया। यस सर आ गए। इसको स्नैपशॉट करो, फिर बताओ इसका कोड हमने कैसे निकाला। डन सर। डन सर। हो गया? चलिए सर, अब इसको हटा दो। देखो मैं अब देखो जो मैंने बात बताई है मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, समझना। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया होता CH3 CH2 CH CH3 CH3 और मैंने लिख दिया होता CH3 CH2 CH Cl और CH3। अब देखो आपको दो काम करने होते हैं, एक लैब में जाने से पहले, एक लैब में जाने के बाद। तो चलिए लैब में जाने से पहले का काम करते हैं। तो लैब में जाने से पहले चेक करके देखो इसके बारे में, इसको लैब में लेके जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे सर। क्यों नहीं जाएंगे? सर लेके जाएंगे ना। लेके जाएंगे सर। इनएक्टिव एक्टिव है। एक्टिव है। इनएक्टिव है सर, केएल इनएक्टिव है। कार्बन नहीं सर। थोड़ा इसमें एक ही किरेल है सर, नहीं लेके जाएंगे। बहुत सर ठीक। नहीं लेके जाएंगे। हाँ एक कायरल मॉलिक्यूल्स है। पहले चेक कर लो क्या उसमें कायरल कार्बन है क्या? नो सर। नो सर। तो फिर आपने कैसे बोल दिया लैब में लेके जाएंगे? आपने तो घर में बैठे बैठे बोल दिया, ये तो जाने लायक ही नहीं है। आप चेक करके देखो इसमें H रिपीट। हाँ सर। इसको चेक करो H रिपीट हो रहा है। सर इसमें एक तो है लेकिन उसको काउंट नहीं होता है। हाँ सर नहीं ले जाएंगे। तो क्या इसमें एक भी नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, क्या इसमें कहीं भी कोई किरेल हाँ है? यस सर। कहाँ है? नहीं सर लैब में लेके नहीं जाएंगे क्योंकि इसका मतलब इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो घर पे कैंसिल हो गया कि ये लेबोरेटरी में जाने लायक ही नहीं। अब दूसरे वाले का जो इसमें एक कायरल है। जाएंगे, इसको ले जाएंगे। इसमें देखो एक कायरल कार्बन है। पहले दोनों शर्तें चेक करनी होती है, तो पहले देखा कायरल कार्बन एक ही है, तो जब कायरल कार्बन एक हो तो पीओएस चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। इसका मतलब हो गया कायरल। इसका मतलब ये लैब में ले जाने लायक है। पकड़ में आ गया? अब उसके बाद अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब लैब में ले जाकर इसको पोलरीमीटर में डाल दोगे और उसपे से किसको गुजारोगे? मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट। सर पीपीएल। पीपीएल। तो पीपीएल को गुजारोगे तो पीपीएल में वाइब्रेशन चल रहा है ऐसे, तो गुजरने पर या तो वो इसको कहाँ टर्न करेगा? राइट। 90 क्लॉकवाइज। तो ये कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो भी हो सकता है या लीवर भी हो सकता है। ये आप क्या थ्योरेटिकली बता सकते हो क्या? दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त ऐसे। E और L को थ्योरेटिकली बता सकते हो क्या? नो तो सर। प्रैक्टिकली बता सकते हैं। आप समझ लो मेरी बात। नो, इसका मतलब अब हम एक ऐसी टेक्निक निकालेंगे जिसमें हम ये पहचानेंगे कि ये कायरल है और हम बिना लैब में जाए इसके रोटेशन को भी पकड़ लेंगे, और वो टेक्निक का नाम है RS सिस्टम। हम उसको नाम देंगे RS तंत्र, और ये RS तंत्र हम करेंगे अब कल। ये कल आपके लिए क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको आज ये समझना जरूरी था कि RS सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम कंपाउंड को पहचान सकते हैं कि वो कायरल या ऑप्टिकल एक्टिव है। हेलो सर। पहले मेरी बात सुन लो। इस कंपाउंड को देखकर हम कह सकते हैं कि ये कायरल है,
लेकिन हमें इसके रोटेशन को देखने के लिए लैब में जाना पड़ता है। तो हमने लैब में जाने की जगह एक थ्योरेटिकल सिस्टम डेवलप कर लिया। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें घर बैठे इस कंपाउंड के बारे में बता देगा कि ये राइट घूमेगा कि लेफ्ट घूमेगा। तो ये काम अब करेंगे अपन कल। क्लियर है? अब यस सर। आरएस का फुल सर मैं जो पूछने वाली थी वो तो आप अभी बता दिए। तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, मैं आपको हमेशा रोकता क्यों? क्योंकि मेरे को पता है बच्चे क्या क्वेश्चन करें और कहाँ पूछना है। इसीलिए जब तक टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए आप बोल के बाकी जनों को डिस्टर्ब करते हो और आप भी कंफ्यूज जाते हो। इसलिए मेरी बात को पूरा होने दिया करो। जैसे ही मैं कहूँ यस टॉपिक इज फिनिश नाउ, तब आप कहोगे यस सर अब यहाँ मुझे दिखता। ओके सर। चलिए ओके सर। अपन कल मिलते हैं और कल अपन पढ़ेंगे अपना सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट, ये कल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसी जो कंपाउंड को देखते ही बता देगी कि वो दायां घूमेगा कि बायां घूमेगा। क्लियर है? यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट डियर, गुड नाइट। हेलो भाई सुनो ना, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो ऐड कर दो ना। ओ ईशान सर से बात करना पड़ेगा, हेलो। जिसका वेट होना है। ईशान सर से बात करिएगा आप। आंसर मतलब बायो पढ़ते हैं क्या? उनका नंबर आप नहीं। आप एडमिशन लिए होगे ना, आप वहीं वहीं पास आपको उनका नंबर मिलेगा वहीं से। ठीक, आपको दे दूंगा कल।